नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिस स्कीम से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। सबसे पहले स्कीम का एक ओवरव्यू में समझते हैं। जैसे इस स्कीम से अगर आप एक फिक्स अमाउंट से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा 2,55,80,957 रुपये। अगर इससे यहाँ पर 2 करोड़ रुपए निकाल भी लिए जाएं और उसी अमाउंट को री इन्वेस्ट या उसी फंड में हम लोग कंटिन्यू उसी इन्वेस्टमेंट से करेंगे तो यहाँ पर 1,67,50,568 रुपये फिर भी मिलेंगे। जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 24 लाख यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ था और यहाँ पर 2 करोड़ रुपए निकालने के बावजूद भी 1,67,50,568 रुपये बने हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस स्कीम में हम लोग जहाँ पर डिस्कस करेंगे जिस प्लान के बारे में, ये फंड होगा कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड वो फंड को कहा जाता है जिनमें उन कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है जो अभी अंडर परफॉर्म कर रही हैं। जैसे हो सकता है कि बहुत सी निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी 50 या निफ्टी 500 में ऐसी कंपनियाँ होंगी जो अभी अंडर परफॉर्मिंग कर रही होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से 2 साल से जो मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है, शायद ही कुछ ऐसी कंपनियां रही होंगी जो अभी परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म का यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे आरएसआई के हिसाब से यहाँ पर यूज किया जा सकता है कि आरएसआई 30 के नीचे जो परफॉर्म कर रही हैं, यानी कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकती है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो ऐसे फंड को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है और उन फंडों में ये पैसा कॉन्ट्रा फंड का रखा जाता है। लेकिन इन फंडों में जब देखा जाएगा कि आने वाले समय में जब ये कंपनियाँ ग्रो होंगी तो फास्ट ग्रोइंग होंगी। जैसे आपने देखा था कि कुछ ऐसी कंपनियाँ रहीं कि एक रेंज में 10 साल 15 साल के रेंज में रही। वहीं अगर आप रिलायंस को ही अगर आप देखेंगे तो रिलायंस 2009 से लेकर 2017 तक ये बिल्कुल अंडर परफॉर्म रही और उसके बाद आपने देखा कि लगभग 7 गुना आज तक उसमें यहाँ पर अमाउंट देखने को मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ समय होता है कि कुछ कंपनियाँ साइक्लिक आर्डर में चलती हैं और जो अभी हो सकता है कि ना परफॉर्म करें, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसी परफॉर्म करेंगी तो कॉन्ट्रा फंड में ये अच्छा ग्रो अमाउंट हो सकता है। बेस्ट कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी इस कॉन्ट्रा फंड में देखने को मिलेंगे, कोटक कॉन्ट्रा फंड और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड। हम यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने पिछले 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस की है। 1 साल की बात करें तो 45% से एबव के यहाँ इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं। जबकि आप देखेंगे तो बहुत सारे जो कंपनियां भी हैं, उन्होंने जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, उन्होंने भी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो ऐसा ही इसके अगर आप पिछले 5 साल में देखा जाए तो 30% से एबव के रिटर्न्स रहे हैं पिछले 5 साल में। और 18 साल के अगर ओवरऑल इसके अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो 18.59% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। अब ऐसे में इस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो किस तरह से ग्रो हो सकता है। अगर यहाँ पर 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाए 5 साल के लिए तो 5 साल में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये, जिसका अमाउंट 5 साल में बनेगा 1,39,991 रुपये। ये आप रिटर्न्स जो हमने लोगों ने लिए हैं 5 साल में, जो अभी 5 साल में जो रिटर्न्स दिए हैं 30% के ही लिए हैं। ऐसे अगर 2,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की जाए तो यहाँ पर 2,78,783 रुपये होंगे। अगर 5,000 पर मंथ के हिसाब से किया जाए तो 6,96,957 रुपये और 10,000 रुपये यहाँ अगर एसआईपी में डाले जाएँ तो 13,93,914 रुपये बनेंगे। अब 10 साल का सिनेरियो क्या हो सकता है, क्योंकि 10 साल में यहाँ पर हो सकता है कि अभी जो पिछले 5 साल में जो परफॉर्मेंस दिखाई है, हो सकता है कि ऐसे मार्केट ना रिएक्ट करे। तो यहाँ पर हमने ये जो परफॉर्मेंस ली है 18.5% की यहाँ पर परफॉर्मेंस ली है, क्योंकि इसने पिछले अपने जब से ये फंड आया तब से इसने लगभग इसी रेट से रिटर्न्स दिए हैं। अगर इसी अमाउंट से अगर इस 18.5% से ग्रो होता है तो 1,000 रुपये का मंथली एसआईपी करेंगे 10 साल में तो यहाँ पर 3,47,152 रुपये बनेंगे। ऐसे अगर 2,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की जाए तो 6,94,305 रुपये बनेंगे। ऐसे ही अगर 5,000 रुपये की एसआईपी की जाए तो यहाँ पर 17,65,762 रुपये बनेंगे। ऐसे अगर 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की जाए
तो 34,71,525 रुपये इस फंड में 18.5% के अराउंड इस अमाउंट से अगर ग्रो होगा तो इतना अमाउंट बनेगा। इसकी अभी हमने परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन अभी जब भी किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शॉर्ट टर्म में नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर में यहाँ पर ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे में हमेशा ही इसके जो की पैरामीटर होते हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। इसको लेकर हमने एक वीडियो में डिटेल में बताया है कि किसी म्यूचुअल फंड को अगर सिलेक्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि किस वीडियो में हमने बताया है। जैसे इसकी की पैरामीटर की बात करें, अगर इस फंड में जब से ये फंड आया है इसी हिसाब से अगर इसी में अगर लगाया होता अमाउंट, तो अब तक 1,000 रुपये अगर इसमें डाला होता तो 18.56% के हिसाब से यहाँ पर जो अमाउंट होता है 7404 रुपये। अगर इसी कैटेगरी में कॉन्ट्रा फंड में ही डाला होता तो 18.35% से ग्रो होता, जो अमाउंट बनता 7223 रुपये 99 पैसे। ऐसे ही जैसे आप देखते हैं कि अगर एफडी में अगर आपने डाल दिया होता तो एफडी के जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स रिटर्न्स होते हैं। यहाँ पर 7% से अगर ग्रो होता तो यहाँ पर 1,000 रुपये, ये 11 साल पहले आया था, लगभग 12-13 साल हो चुकी हैं, 11 साल हो चुकी हैं। तो 11 साल में ये अमाउंट 7% से ग्रो होता तो 2212 रुपये यहाँ आपका बनता है। तो एक साल की अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो 45% से भी ज़्यादा है। 5 साल में 31.7% की इस फंड की परफॉर्मेंस रही है। और इसके की पैरामीटर की बात करें तो ये कब आया था, इसमें आपको इसकी बात करें तो ये 1 जनवरी 2013 को ये आया। अब तक इसमें 11 साल 7 महीने हो चुके हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का इस फंड में लॉक इन पीरियड नहीं है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो अभी हाल ही में जो नेट एसेट वैल्यू चल रही है वो 437 रुपये 44 पैसे की नेट एसेट वैल्यू चल रही है। और अंडर एसेट मैनेजमेंट जो की जाती है टोटल इस फंड हाउस की वैल्यू है वो 39,433 करोड़ की। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आपको जो लगेगा 0.57% का, यानी आपको मिनिमल बहुत से कम ही यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी देखने को मिल रहा है। इस फंड हाउस की अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो S&P BSE 500 में इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि इसका जो डेट इसमें एफडी के साथ अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा शानदार, उस हिसाब से देखा जाए कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो इस फंड की परफॉर्मेंस शानदार रही है। और भी की पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल असेट का स्प्लिट यहाँ पर जो स्प्लिट है वो 85.3% यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो कहाँ पर पड़ा है, ये इक्विटी के अंदर। और अभी कैश की बात करें तो 13.92% अभी इनके पास कैश है और डेट में भी कुछ पैसा लगा है, 0.78% यहाँ पर डेट में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब बात करें टैक्सेशन को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टैक्सेशन को अगर आप नहीं समझते हैं, क्योंकि आपको इसको लेकर एक डिटेल में वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपका टैक्सेशन कम हो सकता है अगर आपने एक छोटी सी गलती की म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन में, तो यहाँ पर कितना बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो उसको भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी अच्छे लाइक और रिस्पॉन्स दिया है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो नॉर्मल लगता है उसी हिसाब से लगेगा 20%। अगर 1 साल से कम अगर इस फंड को होल्ड करते हैं तो यहाँ पर 20% लगेगा। 1 साल से ज़्यादा अगर यहाँ पर अगर आप होल्ड करते हैं तो 12.5% यहाँ पर आपको टैक्स के रूप में देना होगा। और ये टैक्स तब लगेगा अगर ये 1,25,000 ये जो अमाउंट होगा इससे ऊपर होगा, वो लगेगा ये 12.5%। मानकर चलिए कि अगर आपने जो आपने फंड सिलेक्ट किया है अगर उसमें 90,000 ही या 1 लाख का ही प्रॉफिट है तो ऐसे में आपका जो टैक्स लगेगा वो 9 के बराबर लगेगा, कुछ भी नहीं टैक्स लगेगा। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर आपको अगर एग्जिट लोड 0.1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 30 दिन के पहले अगर किसी कारण बस आपने सेल कर दिया है। तो इस तरह से ये की पैरामीटर हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। अब बात करें इन फंड मैनेजर की, फंड मैनेजर इसके हैं दिनेश जी, जिनका अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इस फंड हाउस के साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, 8 साल से भी ज़्यादा इनके एक्सपीरियंस इस फंड हाउस से हो चुका है। और इनके अंडर जो असेट मैनेजमेंट की जाती है वो 6,88,186 करोड़ इनके अंडर ही असेट का मैनेजमेंट किया जाता है।
प्रदीप कासबान जी भी हैं इनके साथ, जिनका अभी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया होगा। इनके अंडर जो असेट मैनेजमेंट की जाती है 41,84,917 करोड़ इनके अंडर असेट मैनेजमेंट किया जाता है। तो बेसिकली देखा जाए, जब भी किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना होता है तो ये की पैरामीटर ज़रूर आपको, जो फंड मैनेजर है उनकी एक्सपीरियंस को ज़रूर देखना चाहिए। उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके अंदर किस तरह से फंड का एलोकेशन किया जाता है, तो ये आपको देखना ज़रूर चाहिए। और अब बात करें इनका जो होल्डिंग है वो किस तरह से कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रही है, जो फाइनेंशियल सेक्टर में 22.03%, वहीं अगर आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पर 11.2%, वहीं अगर आप बेसिक मटेरियल के अंदर देखा जाए तो 10.52%, कंज्यूमर साइक्लिकल के अंदर देखा जाए तो 10.39%, हेल्थ केयर के अंदर इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर होल्ड किया है, इन्वेस्टिंग किया है 8.65%। वहीं अगर आप इंडस्ट्रियल के अंदर देखा जाए तो 8.58%, एनर्जी के सेगमेंट में 8.27% इन्होंने असेट का एलोकेशन किया है। कंज्यूमर डिफेंसिव के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है 6.44%। वहीं अगर आप होल्डिंग स्टॉकों के अंदर देखा जाए तो HDFC बैंक के अंदर 5.28%। वहीं अगर आप गेल के अंदर देखा जाए तो गेल के अंदर अभी आपने देखा होगा कि गेल ने एक ऐसा PSU स्टॉक है जिसने अभी उतने बड़े रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अगर आप अदर कंपैरिजन में देखा जाए, जैसे हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जितने रिटर्न्स दिए हैं, ऐसे कंपैरिजन में ये जो PSU कंपनी रही है ये अंडर परफॉर्म पिछले 1-2-3 साल से रही है। इस वजह से इस स्टॉक इस कंपनी में कहा जाए तो 2.48% यहाँ पर होल्ड किया गया है। टेक महिंद्रा का भी देखा जाए तो 2022 में जो हाई बनाया था 1800 का प्राइस, अब उस प्राइस को अभी तक नहीं अचीव किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि उस प्राइस से देखा जाए तो ये अंडर वैल्यूड है। और टेक महिंद्रा के अंदर 2.4% यहाँ पर होल्डिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 2.32%, वहीं अगर इंडस टावर के अंदर देखा जाए तो 2.31%, वर्लपूल इंडिया के अंदर देखा जाए तो 2.24%, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 2.14%। वहीं अगर आप ITC के अंदर देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया 2.14। वहीं स्टेट बैंक के अंदर देखा जाए तो 2%। और डाबर का देखा जाए तो डाबर में काफ़ी अभी देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। क्योंकि अंडर वैल्यूड इस वजह से क्योंकि इस स्टॉक ने अभी उतनी जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। ऐसा एक और है मारिको जैसा और बजाज कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे स्टॉक रहे जिन्होंने अभी पिछले 1-2 साल में इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिए, इतने बड़े रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ONGC के अंदर देखा जाए तो 2% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। और भी आप देख सकते हैं कि टोरेंट पावर और ICI यहाँ पर प्रूडेंशियल लाइफ, इनमें देखा जाए तो इनमें भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिलेगी। ये कुछ की पैरामीटर थे। अब बात करें कि यहाँ आपने देखा था कि जैसे अभी हमने 5 साल और 10 साल का अभी हमने आपको दिखाया था कैलकुलेशन करके, जहाँ पर हमने 30% 5 साल के लिए इसमें जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट की थी। ऐसे 10 साल के लिए हमने यही माना था कि 10 साल में अगर इस फंड हाउस ने जो पिछले 11 साल अपने जब से ये फंड आया है तब से 18.56% या फिर 59% अगर इसने रिटर्न्स दिए हैं तो उस हिसाब से 10 साल में 1,000 रुपये कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है, 2,000, 5,000, 10,000 कितना हो सकता है। अब ऐसे में आपकी एज, हम ये मानते हैं कि आप अभी 25 से लेकर 30 ईयर हैं और यहाँ पर आप रिस्क लेने के एक अच्छा समय है और इसी एज में रिस्क लिया जा सकता है। और आप ऐसे स्टॉकों में, ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अभी अंडर वैल्यूएशन है। तो हमने यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड में हमने मेरी 25 से लेकर 30 ईयर हमारी एज है, तो ऐसे में हमने यहाँ पर 20 साल इस फंड हाउस को दिया है। अब 20 साल में यहाँ पर अगर हम 10,000 रुपये का ही यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट पर मंथ के हिसाब से SIP करते हैं तो यहाँ पर आपके 18.59% से यहाँ पर टोटल जो अमाउंट बनेगा 2,55,80,970 रुपये, इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो ये हमारा जो प्लान होगा, आप ये मानकर चलिए कि आप ये सोचते हैं कि हमें 60 के 55 से लेकर 60 की एज में हमें रिटायरमेंट लेना है। तो रिटायरमेंट के लिए ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है कि अगर आप इस तरह से प्लान करेंगे तो यहाँ पर आपका एक सिक्योर, सुरक्षित रिटायरमेंट हो सकता है। तो ऐसे में आप जैसे मानकर चलिए कि आप 25 हैं, 25 और 20 अगर आप वहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 55। अब 55 में आपने क्या किया कि आप रिटायरमेंट ले लेते हैं और वहाँ पर 2 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो 55 लाख। अब इस 55 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम यही सोचते हैं कि इसी फंड हाउस में अगर डाल दिया जाए आने वाले 10 साल में। अब 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में हो सकता है कि ये ग्रोथ रेट जो अभी पास्ट में दी है
हो सकता है कि इससे बढ़िया भी दिए दे, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया फास्ट ग्रोइंग कंट्री है और आने वाले समय में और भी तेज़ी से ग्रो करेगी। तो ऐसे में तो तेज़ी से ग्रो करेगी तो नो डाउट हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो और भी अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अपकमिंग जो 10 साल रहेंगे, जब हमारे 55 ईयर होने के बाद यानी 20 साल हो जाने के बाद हम ये 55 लाख रुपए दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी हमारी 55 साल की एज के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये अमाउंट हम ये कंपाउंडेड एनुअल 15% से ही कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होती है। तो ये हमारा अमाउंट लगभग ये बनेगा 1,67,50,568 रुपये। अब इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप 60 साल के बाद या कहें 65 साल के बाद जब आप निकालेंगे तो ये बड़ा अमाउंट होगा। तो इस तरह से ये आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपने 2 करोड़ रुपए का यहाँ पर निकाल भी लिए और 2 करोड़ निकालने के बाद जो भी इतना बड़ा अमाउंट बना रहा। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? मात्र 24 लाख ही यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो इस तरह से आपको इस तरह की स्ट्रेटजी को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि इतना बड़ा हमारे पास वेल्थ नहीं है। अगर हमारे पास छोटा सा ही अमाउंट है तो उस अमाउंट को भी ग्रो किया जा सकता है। 5,000 रुपये की SIP के माध्यम से, 10,000 रुपये की SIP के माध्यम से, या कहें 2,000 रुपये की SIP से भी इतना बड़ा अमाउंट क्रिएट किया जा सकता है। और अगर हमारे पास बड़ा अमाउंट है तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल इस्टेट में कहें, अगर आप कोई लैंड खरीद लेते हैं तो उसको भी मल्टीपल टाइम्स में ग्रो किया जा सकता है। लेकिन जब आपके पास एक छोटा सा अमाउंट होता है तो उसको इस तरह से ग्रो करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए और रिटायरमेंट की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, फंड की खासियत क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।